छोटे से गांव में धीरू नाम का आदमी रहता था। धीरू बहुत ही आलसी था। वो कोई काम हिलकर नहीं करता था। वो महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरा महीना घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन वह सोचता है, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। गांव के सभी लोग कितने खुशहाल हैं। बस एक में ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूं। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं भी अपने पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकूंगा। मुझे अपनी शादी के बारे में रामू मामा से बात करनी चाहिए। फिर धीरू अपने मामा के घर चला गया। और मामा से बोला, मामा, अब अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था अगर आप मेरी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन धीरू, तू कुछ करता तो है नहीं। एक दिन काम करता है और 4 दिन घर पर लेटा रहता है। धीरू बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है और मेहनत मशक्कत तुम करना नहीं चाहते, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। कुछ काम धंधा करोगे तो मैं तुम्हारी शादी कराने के बारे में सोचूंगा, वरना किसी लड़की की जिंदगी खराब क्यों करना। मामा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खूब मन लगा के मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। लेकिन आप मेरी शादी करवा दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है धीरू, मैं जल्द ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी धीरू, पहले कह देता हूँ। आप इस बात की चिंता मत करो मामा जी। कुछ ही दिनों में रामू मामा ने धीरू की शादी करवा दी। धीरू जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा तो धीरू की घर की हालत देखकर उसकी पत्नी रमा घबरा गई। वो सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना? क्या हाल बना रखा घर का। कहाँ से काम शुरू करूं? तुम क्या सोच रही हो? आज से ये घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से ये घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। रमा पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर धीरू सोचने लगता है, आज वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट और पेट भर के खाना खाया है। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज रमा के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया करूंगा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। जब रमा ने देखा उसका पति पूरे दिन घर पर पड़ा रहता है, कहीं काम धंधा करने नहीं जाता, तो एक दिन रमा अपने पति धीरू से बोली, आप सारा दिन घर पर सोते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले मैं सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। कब तक सोचते रहोगे? ऐसे सोचने से घर नहीं चलता, काम धंधा करने से चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा है जिससे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करेंगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्द ही कोई काम तलाश कर लूंगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। सारा घर का राशन खत्म हो जाता है। रमा अपने पति से कहती है, अजय सुनते हो, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो रमा, मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर धीरू घर से चला जाता है। घर की ये हालत देखकर रमा सोचने लगती है, ये भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। ये आदमी तो एकदम निकम्मा है, इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी। ये तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता है। अब क्या करूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ही देर में धीरू सामान से भरे 2 झोले लेकर अपने घर आता है। इतना सारा राशन का सामान देखकर रमा अपने पति से बोलती है, अजय आपके पास तो एक भी पैसे नहीं थे, तो फिर आप ये सामान कहाँ से लेकर आए? बिना पैसों के कैसे? अरे भाग्यवान,
मैं ये सारा सामान अपने दोस्त श्यामू की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम करूंगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। तुम ये उधार लाए हो? किसी का उधार करना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे चुकाओगे? अगर समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज उधार देने वाले कल इज्जत खराब करेंगे, तब क्या होगा? कैसी हैं जी आप? तब की तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, हर चीज का पहले सही इंतजाम करके रखता हूँ। अब जब भी घर का राशन खत्म हो जाता तो धीरू किसी न किसी से पैसे उधार लेकर घर का राशन ले आता। इस तरह उस पर काफी कर्ज हो गया। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर आने लगे। इस सब से परेशान होकर रमा अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद धीरू की हालत पहले जैसी हो गई। एक दिन धीरू सोचने लगा, जब से रमा अपने मायके गई है तब से मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। ना तो घर में कुछ खाने को है और ना ही आप कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। रमा सही कहती है कि उधार वालों के पैसे कहां से लौटेंगे। मुझे कैसे भी करके उधार वालों से पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूँ, अपने ससुराल चला जाता हूँ। 1-2 महीने वहीं रहूंगा, खूब खा पी कर मौज करूंगा। कर्ज वालों से पीछा छुड़ाने का ये अच्छा तरीका है। ना यहाँ पे रहूंगा, ना ही कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करें। अगले ही दिन धीरू अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो बहुत थक गया। पैर में बहुत दर्द होने लगा है। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, वरना ससुराल पहुँचे पहुँचते तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर धीरू कुछ देर के लिए पेड़ के नीचे सो जाता। कुछ देर आराम करने के बाद अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। थोड़े दूर चलने के बाद धीरू फिर से थक गया। कोई सवारी भी तो नहीं है जिस पर बैठकर मैं अपनी ससुराल जा सकूं। तभी धीरू की नजर एक घोड़े पर पड़ती है। घोड़े को देखकर धीरू खुशी से झूम उठता है। अरे वाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है। इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन ये घोड़ा है किसका? इसका मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है ये अपने मालिक की नजर से बचकर भाग गया है। वाह ऊपर वाले, वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस घोड़े की सवारी करके। रामू उस घोड़े के पास जाकर उसके पीठ पर बैठ गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सीधा मासूम घोड़ा है। इसने मुझे अपनी पीठ पर बड़े आसानी से बैठा लिया। अब तो मुझे अपने ससुराल पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। हाँ मेरे सीधे और शरीफ घोड़े, चल जल्दी मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दे। उसके बाद मैं तुझे पेट भर के काले चने खिलाऊंगा। धीरू के कहते ही घोड़ा चलने लगता है। फिर वो बहुत तेजी से भागता है। घोड़े की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती कि धीरू की हालत खराब हो जाती है। फिर धीरू घोड़े की पीठ से नीचे जमीन पर गिर जाता है। हाँ मार डाला कम वक्त में। मैं तो इसे बड़ा सीधा समझ रहा था आई, लेकिन ये तो एक नंबर का बदमाश निकला। आज मैं इस घोड़े की ऐसी मरम्मत करूंगा, ये भी जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरा भी धीरू से पाला पड़ा था। रुक, अभी रुक तुझे, मैं अभी मजा चखाता हूँ। फिर धीरू ने उस घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद उसे पीटने लगा। एकदम धीरू के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं इस घोड़े का मालिक मुझे घोड़े को पीटता हुआ देख ना ले। अगर इसके मालिक ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। फिर धीरू उस घोड़े को पेड़ से बांधकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे दामाद जी आप, मैं अभी रमा से आपके बारे में ही बात कर रही थी। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। अब बताइए, सब ठीक ठाक है ना? हाँ ससुर जी, सब ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए आपकी दर्शन करने चला आया। पास खड़ी रमा सब समझ रही थी कि धीरू झूठ बोल रहा है। वो तो मुझे लेने आया है। क्या सोच रही हो बेटा? जाओ दामाद जी के लिए पानी वानी लेकर आओ। रमा धीरू के लिए पानी लेने चली जाती है। दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। इतने में ही रमा धीरू के लिए पानी ले आती है। फिर रमा धीरू से कहती है, कैसी हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आप दूर से चलकर आए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ देर में रमा धीरू के लिए समोसा ले आती है। समोसे की थाली देखकर धीरू अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम ये समोसा क्यों लाई हो?
समोसा खा खा कर तो मेरा जी भर गया है। अब तो मेरा समोसों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। धीरू की ये बात सुनकर रमा सोचने लगी। लगता है अब इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो ये समोसा खाने से मना कर रहे हैं, वरना ये तो बहुत समोसा खाते थे। अरे भाग्यवान, क्या सोच रहे हो? लाओ ये समोसा मुझे दे दो। अब तुम मेरे लिए इतने प्यार से समोसा लाई हो, इसीलिए थोड़ी बहुत तो खानी पड़ेगी। जाओ, अब तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रमा धीरू के लिए खाना बनाने चली जाती। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर शोर मचने लगता है। धीरू घर से बाहर आकर लोगों से पूछता है, अरे भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात हो गई? दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा कहीं चला गया। पूरे 9 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसका घोड़ा नहीं मिला है। अपने सासू की बात सुनकर धीरू सोचने लगा। कहीं इस आदमी का घोड़ा वही तो नहीं है जिसे मैं पेड़ से बांध कर करके छोड़ा आया? पता नहीं इस वक्त मेरा घोड़ा कहाँ होगा। मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता था। आप घबराए मत, आपका घोड़ा जल्द ही मिल जाएगा। जरा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। फिर वो आदमी धीरू को अपना हाथ दिखाने लगता है। हाथ देखते ही धीरू बोला, तुम्हारा घोड़ा किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में पेड़ से बांध रखा है। लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देकर इतने विश्वास से कैसे बता सकते हो कि घोड़ा बाहर वाले जंगल में पेड़ से बंधा है? वो सब तो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप जल्दी से घोड़े को लेने जाओ, इससे पहले कि उस घोड़े को कोई और खोल कर ले जाए। वो आदमी जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर तलाश करने के बाद उस आदमी को घोड़ा एक पेड़ से बांधा हुआ मिल जाता है, जैसे कि धीरू ने बताया था। उसके बाद वो आदमी अपने घोड़े को लेकर गांव की ओर चल पड़ता है। और फिर अपने घोड़े से कहने लगता है, अरे मेरे प्यारे घोड़े, मैंने तुझे कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। अगर रमा का पति मुझे नहीं बताता तो शायद तू मुझे कभी मिल ही नहीं पाता। तेरे बगैर तो यार मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। वो आदमी घोड़े को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाइयों, रमा का पति तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखने मात्र से ही मेरे घोड़े का पता बता दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो तुम रमा के पति को अपना हाथ दिखाकर उसके बारे में पता कर सकते हो। ये बात सुनकर सभी गांव वाले धीरू की प्रशंसा करने लगे। रमा भी अपने पति की प्रशंसा होते देख खुश हो गई। दो दिन रात के समय धीरू को बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए वो घर से बाहर आ गया और फिर वो घूमने लगा। घूमते घूमते वो जंगल पहुंच गया। जंगल में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों को देखकर रामू बहुत घबरा गया। चोरों के सरदार ने धीरू से पूछा, कौन है तुम और इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो? रामू बहुत ज्यादा डर गया। वो सोचने लगा, अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, इनसे झूठ बोल देता हूँ मैं भी चोर हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं भी आप लोगों की तरह चोर ही हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम लोग एक साथ मिलकर चोरी करते हो और मैं अकेला चोरी करता हूँ। आज कहीं भी चोरी नहीं कर पाया, इसलिए थक हार कर अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भी हमारी तरह एक चोर ही हो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो। हमारे साथ चोरी करोगे तो खूब मौज करोगे। बेचारा धीरू मरता क्या ना करता, ना चाहते हुए उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। फिर चोरों का सरदार धीरू से बोला, देखो धीरू, आज से तुम हमारा साथी हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हम जिस घर में भी चोरी करने जाएंगे, उस घर से हम केवल वही सामान चुराना है जो कीमती हो। अपनी कोई भी ऐसी चीज वहां नहीं छोड़ना जिससे हम पकड़े जाए। ठीक है भाई, मैं समझ गया। जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। फिर वो सब एक घर में चोरी करने के लिए घुस गए। सभी चोर चुपचाप सामान चुराने लग गए। तभी धीरू की नजर एक पीतल की कटोरे पर पड़ी। रात होने की वजह से वो कटोरा सोने तरह चमक रही थी। धीरू ने सोचा, अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की कटोरी है। ये घर में सबसे ज्यादा कीमती है। अगर मैंने ये कटोरी उठा ली तो चोरों का सरदार मुझसे बहुत खुश होगा। फिर धीरू ने वो कटोरी उठा ली। अरे कटोरी तो बहुत भारी है, इसकी तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार इस कटोरी को बजाकर देखता हूँ, मॉल अच्छा भी है या नहीं। जैसे ही धीरू कटोरी को बजाता है, घर के सभी लोग उठ जाते हैं और धीरू समेत सभी चोरों को पुलिस के पास ले जाते हैं। और फिर उस घर का मालिक पुलिस को सारी बात बताता है।
पुलिस धीरू से पूछते हैं। क्यों भाई, तुम कटोरी क्यों बजा रहे थे? कटोरी बजने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। धीरू बड़ी चालाकी से इंस्पेक्टर से बोला। इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही सीधा साधा और एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए कटोरी बजवाई थी। इंस्पेक्टर ने धीरू की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये आदमी चोरों का साथी होते हुए भी कटोरा क्यों बजाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही कटोरा बजाई होगी। फिर इंस्पेक्टर धीरू से बोला। शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया। इस खुशी में तुम्हें 50,000 रुपए इनाम में दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब आपका। अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। फिर धीरू 50,000 रुपए लेकर अपने घर आ जाता है। जब धीरू अपने सासू को 50,000 रुपए दिखाता है तो उसका सासू कहती है। दमाद जी, इतने सारे रुपए कहाँ से लाए? सासू जी, ये 50,000 मुझे इंस्पेक्टर साहब ने दिए क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब ने मुझे ये 50,000 रुपए इनाम में दिए। दमाद जी, हम लोग तो रात से आपको तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था कि दमाद जी बगैर बताए अपने गांव चले गए, लेकिन आपने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया उन चोरों को पकड़वा कर। पूरे गांव में धीरू की बहादुरी की बात फैल जाती है कि रमा का पति बहुत ही होशियार और बहादुर है। उसने गांव में चोरी करने वाले चोरों को पकड़वाया है। रमा अपने पति की बहादुरी की बात सुनकर सोचने लगती है। मेरी तो मति मारी गई थी, जो इनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचती थी कि ये एक नंबर के निकम्मा है, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। लेकिन मैं तो गलत थी। ये तो बहुत ही समझदार और होशियार है। आज के बाद मैं इनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। गांव के बहुत से लोग धीरू से मिलने आने लगे। धीरू भाई, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमें भी तो बताओ, आपने उन चोरों को पकड़ा कैसे? अरे भाई, ये सब तो मेरी ज्योतिषी विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही पता चल गया था कि गांव में चोरी होने वाली है। फिर मैंने उन चोरों को रंगे हाथ पकड़कर इंस्पेक्टर साहब के पास ले गया। अब तो पूरे गांव में ये बात और भी ज्यादा फैल गई कि धीरू एक बड़ा ही ज्योतिषी है। उसके पास हर चीज की मालूमात है। एक दिन अचानक इंस्पेक्टर साहब की पत्नी का बेशकीमती मोती का माला चोरी हो गया। पूरे नगर में चोर की तलाश की गई, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। फिर इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा से बोले। दरोगा जी, चोर का कुछ पता चला कि नहीं? साहब, अभी तक उस चोर का पता नहीं चला, लेकिन साहब, हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज का ज्ञान है। वो जरूर मोतियों की माला के बारे में बता सकता है। कौन है वो आदमी जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला? साहब, आप उसे जानते हो। वो आदमी वही है जिसे आपने चोरों को पकड़वाने की खुशी में 50,000 रुपए इनाम में दिए थे। सिपाहियों, जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी धीरू को हमारे पास लेकर आओ। फिर दो सिपाहियों ने धीरू को पकड़कर इंस्पेक्टर साहब के पास ले आते हैं। फिर इंस्पेक्टर साहब धीरू से कहते हैं। सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। थोड़ा बहुत जानता हूँ साहब, ईश्वर की कृपा से। ज्योतिषी धीरू, तुम वाकई आला सोच वाले आदमी हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो कभी अपनी सलाहियतों की तारीफ नहीं करते हैं। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मेरी पत्नी का मोतियों की माला कोई चुरा कर ले गया है। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। अब तुम हमें बताओ, मेरी पत्नी का माला कौन चुरा कर ले गया है? तुम्हारे पास कल तक का समय है। कल तक मेरी पत्नी का माला मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो हुक्म साहब, कल तक मेम साहब का माला जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर धीरू अपने घर चला गया और फिर सोचने लगा। अब क्या होगा धीरू? मैं मेम साहब का माला कहां से तलाश करूं? अगर मैंने कल तक इंस्पेक्टर साहब को मेम साहब का माला नहीं दिया तो वो तो मुझे सूली पर लटका देंगे। मुझे ये मेरे झूठ बोलने की सजा मिल रही है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। धीरू ये सोच ही रहा था कि उसके पास उसकी पति रमा आ जाती है। वो धीरू से कहती है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हैं? और आपको इंस्पेक्टर साहब ने क्यों बुलाया था? इंस्पेक्टर साहब को मुझसे कोई जरूरी काम था, बस इसी सिलसिले में बुलाया था। अच्छा, आप तुम जाओ और मुझे कुछ देर आराम करने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर धीरू घर के बाहर चारपाई पर लेट गया। वो पूरी रात सोचता रहा कि कल इंस्पेक्टर साहब मुझे गोली मार देगा, इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो धीरू उठकर बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा। आरी निंदिया सुबह इंस्पेक्टर साहब गर्दन काटे टोहारी। इससे पहले इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी गर्दन काटे, उससे पहले तू आ जा। धीरू ये बात खुद से इसलिए कह रहा था कि नींद तुम जल्दी आ जाओ।
सुबह तो इंस्पेक्टर साहब मेरी गर्दन काटी देगा, लेकिन धीरू की ये बात उसके पड़ोस में रहने वाली औरत सुन लेती है। उसका नाम निंदिया था। वो इंस्पेक्टर साहब के घर में खाना बनाने का काम करती थी। वो ही इंस्पेक्टर साहब के पत्नी का माला चुरा कर लाई थी। धीरू के मुंह से ये बात सुनकर वो औरत डर जाती है। अरे लगता है धीरू ज्योतिषी को मेरे बारे में पता चल गया है। अब वो इंस्पेक्टर साहब को बता देगा, फिर इंस्पेक्टर साहब मुझे और मेरे पति को गोली मार देगा। फिर वो औरत धीरू के पास पहुंच जाती है और धीरू से कहती है, अरे मुझे माफ कर दो ज्योतिषी, आप इंस्पेक्टर साहब को मत बताना कि माला मैंने चुराया है, वरना इंस्पेक्टर साहब मुझे और मेरे पति को गोली मार देंगे। मुझे कैसे भी बचा लो, मैं लालच में आ गई थी। बचा लो ज्योतिषी जी, बचा लो, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो पैर भी पड़ जाऊंगी। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर साहब को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। जाओ, वो मोती माला मुझे ला कर दो। फिर निंदिया धीरू को वो माला लाकर दे देती है। अगली सुबह माला लेकर धीरू इंस्पेक्टर साहब के पास पहुंच जाता है और फिर वो माला इंस्पेक्टर साहब को दे देता है। अपनी पत्नी का माला देखकर इंस्पेक्टर साहब बहुत खुश होते हैं और वो धीरू से कहते हैं, धीरू ज्योतिषी, तुम्हारा जवाब नहीं, वाकई हर चीज का ज्ञान है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें 1 लाख रुपए देना चाहते हैं। फिर इंस्पेक्टर साहब धीरू को 1 लाख रुपए देकर विदा कर देते हैं। अब धीरू के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। फिर धीरू अपनी पत्नी को लेकर अपनी गांव चला जाता है। और वो अपना सारा कर्ज चुका देता है। उसके बाद धीरू एक बहुत आलीशान घर बनाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताता है।